बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारे रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन के अंदर आज लेक्चर नंबर 11 है। इससे पहले हमने 10 लेक्चर्स रिकॉर्ड किए। हमारा जो मेन फोकस रहा, इनिशियली हमने ये देखा कि हमारे पास रेगुलेटरी बॉडीज़ क्या होती हैं, रेगुलेशंस हमारे पास क्या होती हैं। फिर हमने ये बात की, हमने थोड़ी बात की कैपिटलिज्म की। आपको थोड़ा सा याद होगा, आपके पास जो स्टेट ऑन पॉलिसी इट ओन बाय वन पर्सन, और तमाम फोकस आपके पास कैपिटल की तरफ होता है, बल्कि सर्विसेज की तरफ आपके पास बहुत कम फोकस होता है। देन वी स्टार्टेड विद द डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़। हमने मिनिस्ट्रीज को देखा, मिनिस्ट्रीज के अंदर हमने फॉर एग्जांपल डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को हमने देखा हमारे पास क्या है। लाइक हमने आपको स्टार्ट हो तो हमने एक फॉरेन एजेंसी की बात की थी, दैट इज कॉल्ड WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हमारे पास जो मेन फोकस था वो हमने रखा हुआ था हमारे पास, कि हमारे पास चीज़ जो पॉलिसीज़ हैं सिर्फ कंट्री लेवल पर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी पास कंट्रोल होती हैं। अब एक चीज़ देखें, हमें एक नुकसान नज़र आता है। WTO जब पाकिस्तान में आया तो उससे आपके पास क्या हुआ जी, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कम हो गई। ठीक है, सिर्फ वही कंपनीज जो कि उन रिक्वायरमेंट्स को मीट करती थी, उन्होंने ही क्या किया, आपके पास चीज़ों को जो है वो देखा और चीज़ों को आपके पास चलाया। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वहाँ पर हमने ये देखा कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिविस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। आपके पास वो कंपनीज जो रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रही थी, उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज़ को इन्हांस किया, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव किया, एंड नाउ दे आर अगेन मतलब इन पोजिशन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ WTO। ठीक है, और दोबारा से वो आके, और वो जो इम्प्रूव्ड क्वालिटी है ना सिर्फ वो पाकिस्तान के अंदर बल्कि आपके पास बाहर भी आपके पास वो तमाम चीज़ें जो हैं वो बैलेंस्ड और वो आपके पास अवेलेबल हैं सारी की सारी। तो यहाँ से आप चीज़ों को देखें और देखा आपके पास कि इम्प्रूवमेंट भी हुई आपके पास एक रेगुलेशन के लगने से। ठीक है, तो हमने WTO को हमने देखा, हमने डिफरेंट मिनिस्ट्री को देखा। हमने जो लास्ट हम अपने लेक्चर को थोड़ा रिकैप करें तो हमने बात की थी आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन डिवीजन की आपके पास। ठीक है, कि मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन आपके पास कौन सी है। फिर हमने डिफरेंट प्राइवेटाइजेशन के डिसएडवांटेजेस देखे। हम उनको थोड़ा सा रिकैप करते हैं ताकि आप जो है लास्ट लेक्चर से थोड़े से कनेक्ट हो जाएं कि हमारे पास आखिरकार वो डिसएडवांटेजेस कौन से जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि गवर्नमेंट नो लॉन्गर रिसीव द प्रॉफिट। अगर गवर्नमेंट ये करती है कि प्राइवेटाइजेशन इज गुड, प्राइवेटाइजेशन इज ऑलवेज प्रॉफिटेबल, हमारे पास ऐसा ही होता है कि आपके पास गवर्नमेंट का जो एक इदारे का डेफिसिट आ रहा है वो गवर्नमेंट पे कर रही होती है, एक एक्स्ट्रा जो है कॉस्ट जिसका कोई बेनिफिट नहीं आपको होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट अगर वो कंपनी डेफिसिट में जा रही है फिर तो उसको प्राइवेटाइज करना इट इज गुड। अब यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये होगा कि आपके पास कंपनी प्राइवेटाइज कर रही है इदारों को, ठीक है। अब अगर एक इदारा प्रॉफिटेबल है, एक वो प्रॉफिट दे रहा है, उसको आपने प्राइवेटाइज किया तो अब वो प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, बल्कि जिस बंदे को आपने प्राइवेटाइज किया, जिस कंपनी को आपने प्राइवेटाइज किया है, अब वो कंपनी जो है उस प्रॉफिट को जो है वो उसके हकदार होगी, वो ऑन करे जो बंदा वो उसका हकदार होगा। गवर्नमेंट को उसको प्रॉफिट आपके पास नहीं है। दिस इज द मेन डिसएडवांटेज। तो गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ वही इदारे जो हैं वो प्राइवेटाइज करने चाहिए जो कि आपके पास क्या करें, जो आपके पास लॉस के अंदर हैं। अगर आपके पास कुछ इदारे लॉस में हैं, कुछ इदारे आपके पास प्रॉफिट में हैं, तो आप उन चीज़ों को जो है वो स्ट्रीमलाइन करें कि भाई हमें ये इदारे जो इनको हमने प्राइवेटाइज करना है, ये इदारे हमारे पास प्रॉफिट दे रहे हैं, इसको हमने जो है वो इसको हमने अभी जो है वो इसको हमने प्राइवेटाइज नहीं करना। अगर एक इदारा प्रॉफिट दे रहा है और कम दे रहा है देन इट्स ओके, लेकिन अगर उस प्रॉफिट को इन्हांस किया जा सकता है और थोड़े से रिसोर्सेज से वो इदारा एक प्रॉफिटेबल इदारा बन सकता है, तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट को अपने पास रखते हुए उसके ऊपर जो है वो तमाम रेगुलेशंस लगाकर उसको जो है वो प्रॉफिटेबल इदारा बनाना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन में डिक्रीज सेफ्टी ड्यू टू ग्रेटर प्रॉफिट इंसेंटिव्स। अब यहाँ पर इशू ये है कि जो आपके पास प्रॉफिट तो आपके पास नज़र आ रहा है आपको कि जब प्राइवेटाइज करेंगे आपके पास तो आपको जो है वो चीज़ आपके पास ज़रूर मिलेगी आपके पास, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो है कि आपके पास प्राइवेटाइजेशन में डिक्रीज सेफ्टी ड्यू टू ग्रेटर प्रॉफिट इंसेंटिव्स, कि आप प्रॉफिट इंसेंटिव्स जो है वो ज़्यादा दे रहे हैं और बट उससे आपके पास जो सिक्योरिटी है वो आपके पास जो है वो इंडेंजर्ड है, देन अगेन इट इज़ नॉट अ सूटेबल सिचुएशन। In extremely unavoidable cases, staff downsizing could result to worker layoff and then unemployment rises. ये एक और इसकी हमारे पास जो है
फॉर एग्जांपल मेन डिसएडवांटेज है, लाइक हमने एग्जांपल कोट की थी आपके पास पीटीसीएल की, कि पीटीसीएल में जब आपके पास एहतिसालात, जब उसको प्राइवेटाइज किया गया और आपके पास एहतिसालात ने उसको जो है वो लिया, तो आपके पास जो मेन डिसएडवांटेज था वो यही था कि आपके पास ऑलमोस्ट 30 to 40% वर्कर्स को जो है वो डाउन साइज किया गया। अब जब आप डाउन साइजिंग करेंगे तो उस डाउन साइजिंग का सबसे बड़ा जो आपके पास नुकसान है वो आपके अपनी कंपनी को ही है, बिकॉज आपके पास जो एम्प्लॉयज चले गए वो तो चले गए, ठीक है। अब आपने अगर उनको कोई बेनिफिट दिया है, कोई आपने कंपनसेशन प्लान दिया है, देन इट इज़ ओके, कंपनसेशन प्लान इज़ गुड कि आपके पास वो आपके पास है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई कंपनसेशन प्लान नहीं है, ठीक है, तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे कि वहाँ पर आपको चीज़ों को थोड़ा सा जो है वो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि आपके वो एम्प्लॉयज़ कि जो काम कर रहे हैं उनका कमिटमेंट लेवल, उनका जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल वो नहीं रहेगा जो कि उनका पहले था, ठीक है। तो उनके जॉब लेवल, कमिटमेंट लेवल को इन्हांस करने के लिए आपको चीज़ों को थोड़ा सा जो है वो मॉडिफाई भी जो है वो करना पड़ेगा कि आप कंपनसेशन प्लान ऐसे दें कि जो वर्कर काम कर रहे हैं करंटली उन्हें पता हो कि इन केस ऑफ ले ऑफ, इन केस ऑफ डाउन साइजिंग दे विल गेट समथिंग, ये नहीं कि खाली हाथ आप लोग जो हैं वो सिर्फ चले गए। तो दीज आर द थिंग्स जो हमारे पास प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं यहाँ पर। और इसका जो मेन नुकसान आपके पास कि जब आपके पास डाउन साइजिंग होगी तो आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ेगी। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स एन एम्प्टी माइंड इज़ द डेवल हाउस, तो हमारे पास खाली दिमाग शैतान के घर होता है और वो आपके पास उस तरह से वर्किंग नहीं होगी इस तरह से आपको करनी चाहिए। प्राइसेस में एक्चुअली रीज इफ द सर्विसेज वर प्रीवियसली सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। सब्सिडाइज गवर्नमेंट क्या करती है कि आपने जिस चीज़ को बढ़ाना होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एग्रीकल्चर, हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड कंपनी, हम बात करते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी की कि हमारा कंट्री जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी जब हम बात करेंगे तो गवर्नमेंट मोस्टली आपके पास क्या होता है कि एग्रीकल्चर बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब्सिडी दी जाए, ताकि वो आपके पास क्या करें, उन प्रोडक्ट को यूटिलाइज करके आपके पास क्या करेंगे, आपके पास प्रोडक्ट की जो आपके पास आउटकम उसको है वो बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जो है गवर्नमेंट जो है। अगर एक कंपनी है, एक आपके पास कंट्री है और वो एग्रीकल्चर बेस कर, एग्रीगेरियन हमारे पास कंट्री है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का मोस्ट फोकस अपने एग्रीकल्चर के ऊपर ही होगा कि हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ठीक है। जिस कंट्री के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल आप देखें मलेशिया को हम देखें तो मलेशिया के अंदर आपके पास जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो रबर, पाम ट्रीज उनके पास जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो ऑफ कोर्स वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप जो है वो रबर लगाएं, पाम ट्री आपके पास लगाएं। टूरिज्म उनके पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो लोगों को जो आपके पास डिफरेंट होम स्टेज उनके विलेजेस में, वहाँ पर भी टूरिस्ट के लिए उन्होंने डिफरेंट सहूलतें दी हैं। तो एक्चुअली वो लोकल इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, बट उसके साथ साथ एक अवेयरनेस लेवल भी बढ़ा रहे हैं कि किस चीज़ की कितनी आपके पास जो है वो अहमियत है। तो सब्सिडी देने का मकसद आपके पास यही होता है कि किसी सेक्टर को बूस्ट करना हो, उसको उठाना हो आपके पास, ठीक है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट लानी हो तो सब्सिडी देते हैं। बट अगर वो इदारे जो सब्सिडी दे रहे हैं उनको आप प्राइवेटाइज करेंगे तो मे बी, बल्कि मतलब कि ऑफ कोर्स ये डिपेंड ऑन द पॉलिसी ऑफ द वेरी कंपनी जिसने उसको ओन किया है, जिसने उसको प्राइवेटाइजेशन के बाद उसको जिसने खरीदा है आपसे, ठीक है, उनकी पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि वो आपके पास सब्सिडी देंगे या सब्सिडी नहीं देंगे। तो पहले सब्सिडी थी, प्राइसेस कम थी, तो मे बी आफ्टर प्राइवेटाइजेशन आपके पास प्राइसेस में सडन आपके पास जो है वो फ्लक्चुएशन हो रहा है, आपके पास जंप लगे और आपके प्राइसेस जो है वो इंक्रीज कर जाए। तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें जो है वो बैलेंस नहीं रहेंगी, चीज़ें आपके पास थोड़ी सी जो आपके पास है वो डिफरेंट रहेंगी। तो ये हमारे पास कुछ जो है डिसएडवांटेज हमने देखे थे। फिर हमने बात की थी कि हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन, जो आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ प्राइवेटाइजेशन है, इनका जो मेन फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल ये है टू इम्प्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटीज प्रपोज टू बी प्राइवेटाइज्ड एंड टू प्रमोट द कंपटीशन। ओवरऑल परफॉर्मेंस लो थी, ओवरऑल परफॉर्मेंस नहीं कर रही थी कंपनी। तमाम कंपनीज जो ओवरऑल परफॉर्मेंस जिनकी इम्प्रूव नहीं हुई उनको इनलिस्ट करना, उनको जो आपके पास एक्सट्रैक्ट करना, उनको आइडेंटिफाई करना और उसके बाद क्या करना, उनको प्राइवेटाइज करना और प्राइवेटाइज करने के बाद जो है वो कंपटीशन की सिनेरियो आपके पास जो है वो क्रिएट करना है। दैट इज द थिंग हमारे पास, जिसमें हमने आपको एग्जांपल सेलुलर इंडस्ट्रीज की मोबाइल लिंक आपके पास है, ठीक है, आपके पास जो यूफोन है, आपके पास टेलीनॉर है, जैज है, मतलब आपके पास जोंग है, डिफरेंट कंपनीज आपके पास हैं।
उनका सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट है। टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन इम्पोज्ड अपॉन द गवर्नमेंट बाय द पब्लिक एंटिटी एंड रिलीज रिसोर्सेज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑन अल्टरनेट अर्जेंट रिक्वायरमेंट आर दोज टू सोशल सेक्टर। आपके पास एक चीज यहाँ पर ये आपके पास कि आपके पास वो इदारे जो कि आपके पास एक गवर्नमेंट में बोझ बने हुए हैं और उनको जो है एक्स्ट्रा डेफिसिट गवर्नमेंट जो है बार बार पे कर रही है, उनसे जान छुड़ाने के लिए कि वो डेफिसिट जो है गवर्नमेंट पे ना करे बल्कि प्राइवेटाइज करें ताकि वो प्राइवेटाइजेशन कंपनी जो है वो उसको खुद जो है उसको चलाए और ये जो पैसा ये जो है वो वाले सेक्टर्स जहाँ पे ज्यादा पैसे की जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सेक्टर है, सोशल डेवलपमेंट सेक्टर है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सेक्टर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर है, वहाँ पर उस पैसे को जो है वो ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए आपके पास। To promote and strengthen the capital market by broadening and deepening its base through enlarging the number of shareholders and listing न्यू इंटरप्राइजेस। ठीक है, न्यू इंटरप्राइजेस लिस्ट करवा कर आप जब न्यू इंटरप्राइजेस बनाएंगे, न्यू इंटरप्रेन्योर्स आप बनाएंगे, ठीक है, तो आपके पास ओवरऑल जो कैपिटल मार्केट है वो आपके पास क्या करेगी, बूस्ट करेगी। जो हमारा आज का लेक्चर है दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जो बात करेंगे हमारा मोस्ट ऑफ द फोकस रहेगा वो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन क्या करती है, इनके फंक्शंस क्या हैं, हिस्ट्री क्या थी, कब मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आपके पास बनाई गई, इसकी विजन स्टेटमेंट क्या है, इसकी मिशन स्टेटमेंट आपके पास क्या है, और इसके जो लिंक डिवीजन है, जो डिफरेंट डिवीजन्स हैं आपके पास जो कि इससे लिंक्ड है आपके पास, हम उन डिवीजन्स के बारे में वन बाय वन हम जो है वो बात करेंगे आज। अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को देखें तो दैट इज आई बिलीव के वेरी फर्स्ट मिनिस्ट्री जो आपके पास इनिशियल दिनों में ही बनाई गई और आपके पास इनिशियल ही में अगस्त 1947 में ही आपके पास, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिनिस्ट्री क्रिएटेड अगस्त 14 1947। जिस दिन पाकिस्तान का क़याम हुआ उस दिन इस मिनिस्ट्री की भी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपके पास हुई। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करें तो आपके पास जो फर्स्ट ब्रॉडकास्ट थी, जो आपके पास अनाउंसमेंट थी, वो रेडियो के थ्रू थी और वो ये था कि पाकिस्तान जो है वो एक आज़ाद मुल्क है। ठीक है, 1947 को, और वो आपके पास थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ दैट कम्युनिकेशन इसके थ्रू आपके पास जो है वो किया गया। दैट इज़ द वेरी फर्स्ट मिनिस्ट्री जो पाकिस्तान के आज़ाद होते सार ही बनाएगी और बल्कि उसी दिन बनाएगी जिस दिन पाकिस्तान की आज़ादी की अनाउंसमेंट की गई। हम थोड़ी सी इसकी जो है देखते हैं मिनिस्ट्री के बारे में। द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इज़ अ कैबिनेट लेवल मिनिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तानी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग, formulating and implementing central policy on the communication and transportation। अब इस मिनिस्ट्री के अंदर आपके पास दो चीजें जो है मेन इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉट ओनली लुकिंग फॉर द कम्युनिकेशन, दे आर आल्सो लुकिंग फॉर द कम्युनिकेशन मीन हमारे पास जो मीडिया है, टेलीविजन आपके पास है, ठीक है, रेडियो आपके पास है, जो मीडिया आपके पास है इसके फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड थिंग इज दैट ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जो ओवरऑल आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है उसको भी ये मिनिस्ट्री जो आपके पास टैकल करती है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मिनिस्ट्री, सबसे पुरानी मिनिस्ट्री है जो कि पाकिस्तान में 1947 को 14 अगस्त 1947 को जो है वो क़याम पजीर आपके पास हुई। द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हैज जुडिकेशन ओवर टेलीग्राफ एंड टेलीफोन कम्युनिकेशन एज वेल एज पब्लिक रेडियो, टेक्निकल मीन्स ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पीरियोडिकल्स। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास है इसका थोड़ा सा जो है वो सेटअप थोड़ा सा ब्रॉडर है। हमारे पास ना सिर्फ ये टीवी, ना सिर्फ ये रेडियो इस चीज़ को ऊपर देखती है, बल्कि इसके साथ साथ जो आपके पास टेलीग्राफ्स हैं एंड टेलीफोनिक जो कम्युनिकेशन है इसको भी आपके पास जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अंडर आपके पास आता है। रेडियो के ऊपर किस किस्म का प्रोग्राम चलेगा, किस तरह का सेटअप चलेगा, कब क्या चल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग इज मैनेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। जो बात की जा रही है उसको मॉनिटर करना, उन चीज़ों को करना, ये तमाम आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर ही आता है। ठीक है, और उसके साथ साथ आपके पास टेक्निकल मीन्स ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पीरियोडिकल्स। ठीक है, टेक्निकल मीन्स का आपके पास कितनी बैंडविड्थ होगी, ईच एंड एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द कम्युनिकेशन हमारे पास यहाँ पर ये। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ यही हमारे पास नहीं है कि हमने रेडियो या टीवी उसको देखते हैं, बल्कि हमारे पास जो अगर आपके पास एफएम रेडियो का एक सेटअप है, वहाँ पर हम लाइसेंसिंग की बात भी करते हैं। ठीक है, कि आप उसको लाइसेंसिंग देंगे, उसके बाद उसके जो तमाम पीरियोडिकल्स हैं उसको एनालाइज किया जाएगा, उसको असेस किया जाएगा कि इनका मेन थीम क्या है, किस चीज़ के ऊपर ये जो है काम कर रहे हैं और किस तरह से इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आपके पास जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है इस चीज़ को इंश्योर करती है कि जो भी प्रोग्राम्स हैं जब वो चलें तो आपके पास जो आपके क्राइटेरिया हैं, आपकी जो इस्लामिक कंट्री है, उन तमाम पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए ही इन प्रोग्राम्स को जो है वो लॉन्च किया जाए। ठीक है, तमाम इन कंटेंट्स को मॉनिटर करती है मिनिस्ट्री आपके पास। द मिनिस्ट्री एंड इट्स पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स, द कम्युनिकेशन मिनिस्टर
आर हेडक्वार्टर्स इन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद कैपिटल व्यू। आपके पास जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का जो हेड है वो आपके पास ऑफ कोर्स एक पॉलिटिकल मिनिस्टर होता है, दैट मिनिस्टर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन मिनिस्टर, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन मिनिस्टर, ठीक है। और आपके पास कैबिनेट सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में जो है उनका ऑफिस आपके पास है। द कम्युनिकेशन मिनिस्टर इज अ पब्लिक अपॉइंटी who must be a member of parliament. As of 2011, the communications minister is Arbab Alamgir Khan of the Pakistan's People Party. 2011 के अंदर आपके पास जो था वो आपके पास अरबाब आलमगीर खान जो थे वो हमारे पास पीपल पार्टी की तरफ से कम्युनिकेशन मिनिस्टर आपके पास रहे। आपके पास जिस तरह पब्लिक एंटिटीज़ हैं या पब्लिक जो आपके पास रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्शन आपके पास होते हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन के बाद आपके पास नेशनल असेंबलीज, प्रोविजनल असेंबलीज में आकर अपनी जो है वो सीट्स संभालते हैं सारी की सारी। इस ही तरह से आपके पास जो है वो मेन चीज़ यही है आपके पास के जो मिनिस्टर हैं वो आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। और आपके पास अभी भी आपके पास कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं, 2011 में भी थे, इससे पहले भी आपके पास हैं, और ये मिनिस्ट्री तमाम जो है उस चीज़ को जो है वो हैंडल करती है। हिस्ट्री अगर हम इसको देखें कि ये इनिशियल ही इसको किसने स्टार्ट किया, व्हेन द मिनिस्ट्री वाज क्रिएटेड इन 14 अगस्त 1947, सरदार अब्दुल रब निश्तर वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर। अब आपको मतलब कि पाक स्टडी की बुक्स के अंदर आपने सरदार अब्दुल रब निश्तर जो हैं उनके बारे में अच्छा खासा पढ़ा होगा, एंड यू हैव द नॉलेज कि दीज आर दोज पीपल हु एक्चुअली मतलब के कंट्रीब्यूटेड अ लॉट, ठीक है, पाकिस्तान बनने के लिए इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, और ये लोग जो हैं शुरू से आखिर तक जो है क़ायद-ए-आज़म के साथ थे। तो हमारे पास जो पहले आपके पास मिनिस्टर थे वो आपके पास कौन थे, सरदार अब्दुल रब निश्तर जो थे आपके पास पहले कम्युनिकेशन मिनिस्टर जो थे वो आपके थे। द कम्युनिकेशंस मिनिस्ट्रीज वाज मर्ज इन 1971 टू 1972 विद द मिनिस्ट्रीज ऑफ हज। 1972 के अंदर जो है वो इस कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को मर्ज कर दिया गया आपके पास किसके अंदर, हज की जो मिनिस्ट्री थी इन दोनों को एक ही मिनिस्ट्री आपके पास बना दी गया। इन 1974 द मिनिस्ट्री ऑफ हज बिकम अ सेपरेट मिनिस्ट्री एंड द न्यू मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड रेलवे वर फॉर्म्ड। 1974 में अगेन अमेंडमेंट आपके पास हुई, 72 में तो मर्ज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हज को और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को। जब डिफरेंट अपोजिशन आपके पास हुई तो आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ हज को अलग कर दिया गया, और जो आपके पास रेलवे थी वो मतलब कि उसको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जो है मर्ज कर दिया गया। रेलवे ब्रोक ऑफ इन लेटर ईयर्स बिकम अ डिवीजन ऑफ कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री फ्रॉम 2002 टू 2003 एंड देन सेपरेटेड अगेन मतलब कि सेपरेट हुआ, फिर दोबारा इसका पार्ट बना। इन 2004 द पोर्ट्स एंड शिप्स विंग बिकम एन इंडिपेंडेंट डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री। हमारे पास इस चीज़ को भी जो है अलग करके इसको भी अलग एक मिनिस्ट्री बनाया गया। जो आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, जो इनकी मिशन स्टेटमेंट को अगर हम थोड़ा एनालाइज करें तो आपको पता चलेगा, अचीविंग नेशनल कोहेजन, ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन, कोहेजन, सिंक्रोनाइजेशन। आपके पास मेन पर्पस इस मिनिस्ट्री के में कनेक्टिंग द पीपल, ठीक है, अचीविंग नेशनल कोहेजन and integration through development of sustainable communication infrastructure for socio-economic uplift of the country by providing enabling environment to facilitate movement of the people, goods and services in a minimum time and cost. Of course, their main purpose is to provide socio-economic uplift through the sustainable communication infrastructure. Sustainable mean आपके पास ऐसा हो जो कि सस्टेनेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग आपके पास सेटअप हो, कम्युनिकेशन सिस्टम आपका ऐसा हो कि वो अनइंटरप्टेड आपके पास हो, ठीक है, बाय सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, एंड द मेन पर्पज इज टू अपलिफ्ट द सोशो इकोनॉमिक, ठीक है, सिचुएशन ऑफ द कंट्री। एंड हाउ इट विल बी पॉसिबल, सोशो इकोनॉमिक आप जो हैं वेलफेयर को तभी अपलिफ्ट कर सकते हैं और आप सस्टेनेबल कम्युनिकेशन तभी रिटेन रख सकते हैं इफ़ यू प्रोवाइड द एनेबलिंग एनवायरनमेंट विच फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द पीपल, जिससे लोगों की मूवमेंट आपके पास आसान हो, गुड्स, सर्विसेज, और आपके पास मिनिमम टाइम और कॉस्ट के अंदर ये तमाम चीज़ें आपके पास जो हैं वो आपके पास हो रही हों, तब आपके पास ये पॉसिबल है। सो दिस इज़ द मिशन स्टेटमेंट ऑफ द
मिनिस्ट्री ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है, ये सस्टेनेबल कम्युनिकेशन भी चाहते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट भी चाहते हैं। ठीक है, दोनों चीज़ों पे इनका फोकस आपके पास है। अब हम बात करेंगे जो इनका मेन फंक्शंस हैं। दीज फंक्शंस आर एक्चुअली द रेगुलेशंस जिसको इन्होंने जो है वो फुलफिल करवाना होता है। फंक्शंस ऑफ कोर्स यही है कि काम किस तरह से करते हैं, बट दीज जो आपके पास फंक्शंस हैं एक्चुअली द रेगुलेशंस जिसके वजह से ये कंट्रोल करते हैं आपके पास ओवरऑल कम्युनिकेशन के सिस्टम को। अगर हम इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स को देखें आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के, द मेन ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रायोरिटाइजेशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स and operational activities according to the economic, social and strategic need of the country. This is the most important thing कि आप एक चीज को टारगेट नहीं कर रहे कि आपने सिर्फ कम्युनिकेशन के निज़ाम को जो है वो सस्टेनेबल बनाना है। The most important thing that you have to assess the environment, you have to screen the environment and you have to identify the social, economic एंड स्ट्रेटेजिक नीड ऑफ द कंट्री। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली कंट्री को कम्युनिकेशन के अंदर किस चीज की आपके पास जरूरत है। ठीक है, इफ देयर इज नीड, अगर कोई स्ट्रेटेजिक नीड है, कोई आपके पास एक सिचुएशन है, तो उस केस के अंदर आपका नेटवर्क जो है, आपकी जो कम्युनिकेशन की जो फैसिलिटीज हैं वो किस तरह से सस्टेनेबली जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगी टुवर्ड्स द कंट्री डेवलपमेंट। ठीक है, या उस सिचुएशन को। सिमिलरली आपके पास जो है इकोनॉमिक और जो सोशल आपके पास डेवलपमेंट है वो आपके पास किस तरह की चीजों के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट आपके पास जो है वो कर सकती है। तो यहाँ पर चीजों को प्रायोरिटाइज करना है कि ये चीज जो आपके पास है दैट इज मोर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द सोशल डेवलपमेंट, दैट इज मोर कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड दैट इज मोर कंट्रीब्यूटिंग टू द स्ट्रेटेजिक नीड ऑफ द कंट्रीज। बट इशू हमारे पास यहाँ पर ये है कि इसके ऊपर आपको रूल रेगुलेशन बनाने, आप सिर्फ इसको प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे। ठीक है, प्रायोरिटाइज करने के देखें बहुत आसान सी एक चीज है। जब हम बात करते हैं कि हमने रूल रेगुलेशन लगाने हैं, हम जब बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की, तो ऑफ कोर्स द मेन पर्पस इज टू डिजाइन अ रूल, एक फ्रेमवर्क बनाओ, एक रूल रेगुलेशन सेट करो, ताकि आपके पास जो प्राइवेटाइजेशन कंट्री के अंदर है वो आपके पास जो कम्युनिकेशन है वो आपके पास जो है फैसिलिटेट करे और साथ साथ वो सस्टेनेबली जो है वो करें एंड इन अ वेरी पॉसिबल मैनर्स, कॉस्ट भी कम हो आपके पास और टाइम जो है वो भी आपके पास जो है वो कम से आपके पास जो है वो कम लगे। ये दोनों चीजें जो है इनको भी जो है वो माइंडसेट में रखना जो आपके पास जो है वो जरूरी है। यहाँ पर जो हम बात करें कि आपने प्राइवेटाइजेशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जो आपके पास डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, हम सोशल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे। ठीक है, हमारा जो मेन पर्पज है आपके पास कि जो कम्युनिकेशन है वो जो इम्पैक्ट कर रही है आपके पास सोसाइटी के ऊपर, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर और आपकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के ऊपर, इन तीनों में से किस तरह से हम अपने प्रोजेक्ट्स को है वो सैचुरेट करें, आइडेंटिफाई करें कि चीजें आपके पास जो है टोटली जो है स्ट्रीमलाइन होके आपके पास एक बेस्ट फिजिबल फेज के अंदर जो है आपके पास जो है वो आपके पास आ जाए। ठीक है, सेकंड जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, प्रोवाइड इफेक्टिव सपोर्ट टू द इकोनॉमी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपके पास कम्युनिकेशन, अगर आपके पास चैनल आपके पास सपोर्ट नहीं करेंगे और आपकी कम्युनिकेशन सिस्टम आपके पास सही नहीं होगा तो इकोनॉमी ऑफ द कंट्री ऑफ कोर्स दिस इज अ बिग ब्लंडर। आप कभी भी इकोनॉमी अपनी उसको आप जो है वो इम्प्रूव नहीं कर सकते। अभी जो हमने बात की कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जो प्रायोरिटीज हैं वो आपने सेट की। सेकंड हमने कहा कि प्रोवाइड इफेक्टिव सपोर्ट टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। इफ योर कम्युनिकेशन सिस्टम इज गुड, ऑफ कोर्स आपकी कंपनी की जो आपकी जो कंट्री है उसके इकोनॉमिक वैल्यूज हैं आपके पास जो है वो इम्प्रूव करेंगे। अब देखिए हमारे पास कि अगर आपके पास मुल्क के अंदर कम्युनिकेशन का एक सेटअप एक अच्छा है, ठीक है, तो आपके पास एक इतला जो है उसको पहुंचाना कितना आपके पास आसान है। इफ अगर आपके पास रेडियो नेटवर्क, आपका टेलीविजन नेटवर्क या आपके पास वेल डेवलप्ड आपके पास नेटवर्क्स है, लाइक आपके पास आज के दौर में जो मीडिया को आपके पास आज़ादी है या जो मीडिया बात पहुंचा सकता है वो शायद आपके पास इस तरह से गवर्नमेंट ना स्प्रेड कर पाए, बट आपके पास मीडिया के तहत जो आपके पास चीज़ें हैं वो ओवरऑल जो है अच्छी खासी जो है एफिशिएंसी जो है उसको इन्हांस कर रहे हैं और आपके पास चीज़ों को क्या कर रहे हैं वो आपके पास इम्प्रूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कम्युनिकेशन फैसिलिटीज का अवेलेबल होना एक इकोनॉमी की ग्रोथ का इंडिकेटर आपके पास समझा जाता है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास इस मिनिस्ट्री के फंक्शंस के अंदर आता है दैट इज दैट प्रोमोट द इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स एंड इंक्रीज ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने अपने जो है कम्पिटिटिवनेस इंक्रीज करनी है ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स।
हमने अपनी एक्सपोर्ट की जो कम्पिटिटिवनेस है उसको हमने इम्प्रूव करना है, उसके हमने कम्पिटिटिवनेस बढ़ानी है थ्रू द कम्युनिकेशन सिस्टम, और कम्युनिकेशन जो आपके पास चैनल्स हैं उसी के थ्रू जो है वो आपके पास इम्प्रूव होगी और उसकी इफेक्टिवनेस जो है, उसकी फादियत, उसको हम जो है बावर करवा सकते हैं। एंड इंक्रीज ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, एंड दिस इज वन ऑफ द ग्लोबल चैलेंज कि आपके एक्सपोर्ट के बारे में जो अवेयरनेस है, जो आपकी इंटरनेशनल कम्पिटिटिवनेस है, उसके बारे में अवेयरनेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो आप इजी तरीके से चीज़ों को जो है वो हैंडल कर पाएंगे। यहाँ पर हम चीज़ों को जो है इस तरह से बैलेंस जो है वो कर सकते हैं। इंटीग्रेट रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्रीज इन टू द इकोनॉमिक स्ट्रीमलाइंस। यहाँ पर जो हमने कम्युनिकेशन की बात की कि हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास फैसिलिटीज़ दे रहा है, बट यहाँ पर इस मिनिस्ट्री का जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो डिफरेंट रेडियो चैनल्स हैं, जो डिफरेंट टीवी चैनल्स हैं, उसके थ्रू आप जो अंडर डेवलप्ड आपके पास इलाके हैं जहाँ तक एक्सेस ही नहीं है गवर्नमेंट की, बट थ्रू मीडिया, थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स उन तक बात एटलीस्ट पहुंचाई जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट अवेयरनेस कैंपेन्स आपके पास हैं, ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन्स आप यूज़ करते हैं, डिफरेंट आपके पास आप देखते हैं रेडियो प्रोग्राम आप अगर सुने, पाकिस्तान रेडियो जो आपके पास है आप इसके ऊपर देखें, ठीक है, आप डिफरेंट FM चैनल्स देखें, तो इनके जो मेन आपके पास पैटर्न होता है वो यही कोशिश करते हैं कि आपके पास अवेयरनेस लेवल लोगों के अंदर, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो डायबिटीज़ के बारे में आपके पास हो, आपके पास जब डेंगू का था तो आपके पास डिफरेंट डॉक्टर्स, डिफरेंट डिस्कशंस ये वो, ताकि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा हो, भाई ये क्या चीज़ है, किस तरह से। शायद हुकूमत के वहाँ पहुँचते हुए थोड़ा टाइम लगेगा, आपके पास चीज़ों को वहाँ पहुँचते हुए थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी आप ब्राउचर स्प्रेड करें, बट उन लोगों तक वो चीज़ जो है वो उसको ना समझ पाएँ, उनका एजुकेशन लेवल आपके पास लो हो, बट यूजिंग दैट कम्युनिकेशन चैनल्स आप क्या कर सकते हैं, लोगों के अंदर एक अवेयरनेस जो है आपके पास वो क्रिएट की जाती है। डिफरेंट किस्म के हेल्थ के मुताबिक आपके पास प्रोग्राम चलाए जाते हैं, डिफरेंट किस्म के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं, और इन तमाम अवेयरनेस प्रोग्राम का मकसद यही आपके पास होता है कि जो आपके पास अंडर डेवलप्ड इलाके हैं उनको भी आप मेन स्ट्रीम में लेके आएँ, वो भी आपके पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है क्या कर सके, कंट्रीब्यूट कर सके, और आपका जो है वो पार्ट जो है वो बन सके। इसके अलावा जो हमने लास्ट कुछ जो फंक्शंस देखे आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के, उसके अलावा जो इनके मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन है दैट इम्प्रूव प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, कि आपके पास जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो रेलिवेंट हैं, जो रिलेटेड आपके पास कम्युनिकेशन के, एंड दे आर डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द सोशल, इकोनॉमिक एंड आपके पास इंटरनेशनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपके पास जो है सिनेरियोज हैं, उन तमाम प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करना और उनको इम्प्रूव करना और उनकी इम्प्लीमेंट करना, ये आपके पास इस मिनिस्ट्री का जो है वो पार्ट है। ट्रेन एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट किस्म के आपके पास प्रोग्राम्स हैं और डिफरेंट किस्म के आपके पास कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स जो हैं वो अनाउंस किए जाते हैं, और इनका जो मेन प्रोग्राम आपका मेन प्लान होता है वो आपके पास यही होता है कि आपने ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करना है, उनकी इम्प्रूव करना है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, आपने ह्यूमन रिसोर्स को भी ऑफ कोर्स आप इम्प्रूव करें। एक चीज़ आप अपने थोड़ा इस चीज़ को देखें कि आपके पास जब आप स्किल इम्पार्ट करते हैं और जब आपके पास टेक्निकली जो आप स्किल इम्पार्ट करते हैं, दोज पीपल आर मोर साउंड, दोज पीपल आर मोर टेक्निकली गुड इन द लाइफ, बनस्बत उनके जो सिर्फ एजुकेशन लेते हैं लेकिन टेक्निकल उस चीज़ को नहीं सीखते। सो दिस इज़ वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस मिनिस्ट्री दैट इट regulate the programs, it just look at the administrative controls and regulations, जिसकी वजह से आपके पास ट्रेनिंग हो और आपके पास ह्यूमन रिसोर्स की जो स्किल है उसका आपके पास जो है वो इन्हांस किया जा सके। इन्हांस गुड गवर्नेंस थ्रू इंसेंटिव एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस। ऑफ कोर्स द मेन थिंग इज टू इम्प्रूव द गुड गवर्नेंस। आपके पास गुड गवर्नेंस पॉलिसी, आपके पास जो सोशल इफेक्टिवनेस है, इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आपके पास है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ आपके पास गुड गवर्नेंस आपके पास ये है। इसके साथ साथ आपके पास कम्युनिटी एम्पावरमेंट, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको देखा जाता है। एंड देन द लास्ट थिंग इज कि आपके पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द की कंपोनेंट आपके पास जो है वो है। जो आपके पास मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स आपके पास हैं जो कि आपके पास वर्ल्ड बैंक ने सेट कर रखे हैं, उन तमाम अगर गोल्स को अचीव किया जाए तो दोज कम अंडर द गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस। यहाँ पर जो हमारे पास इस मिनिस्ट्री के, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का हम डिफरेंट फंक्शंस को देख रहे हैं कि इन्होंने किस किस चीज़ को रेगुलेट करना है और इंश्योर करना है, उसमें जो एक चीज़ आपके पास है दैट इज़ गुड गवर्नेंस, बट हाउ, थ्रू द इंसेंटिव्स एंड डिसिप्लिनरी एक्शंस। ठीक है,
डिफरेंट किस्म के इंसेंटिव्स देकर और डिफरेंट किस्म के डिसिप्लिनरी प्लान्स जो हैं, फ्रेमवर्क्स जो हैं, जो डिफरेंट रेगुलेशंस हैं, उनको बनाकर उनके थ्रू जो है चीज़ों को जो है वो करना आपके पास है। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री इज इम्प्रूव वैल्यूज एंड एथिक्स टू बिल्ड हमारे पास रिस्पॉन्सिव आपके पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अब यहाँ पर आपके पास ये है, जिस तरह हमने बात की कि हमारे पास डिफरेंट टेलीविज़न नेटवर्क्स, आपके पास रेडियो है, तो यहाँ पर आपके पास इस मिनिस्ट्री का ये फंक्शन है कि दे हैव टू कम अप विद सम रूल रेगुलेशन विद सम एथिक्स, जो कि इन्होंने इन इदारों को बताना है कि आपकी जो कम्युनिकेशंस है, जो आपकी नशरियात है, जो आपकी ट्रांसमिशन है, उसके अंदर इन एथिक्स को जो है वो ख्याल रखना ज़रूरी है, ताकि आप जो ऑर्गेनाइजेशंस आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप उन ऑर्गेनाइजेशन को एक रिस्पॉन्सिव ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आप उनको बना सकें। ठीक है, आपने ऑर्गेनाइजेशंस को रिस्पॉन्सिव बनाना है और उसके लिए यही आपको करना पड़ेगा कि आपके पास जो डिफरेंट चैनल्स हैं, जो डिफरेंट मीडिया है, उनको आपने जो है स्टेबलाइज करना है। और जब तक ये मिनिस्ट्री रेगुलेशंस नहीं बनाएगी, रूल्स नहीं बनाएगी, जो आपके पास डिफरेंट लिंक्ड इदारे हैं वो भी चीज़ों को जो है फॉलो नहीं करेंगे, तो एक इस्लामिक सोसाइटी होने के बनिस्बत एक हमें जो है चीज़ों को जो है एडजस्ट करना पड़ेगा, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा आपके पास। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो हमारे पास है, प्रोवाइड सेफ एंड स्मूथ ट्रैवल ऑन हाईवेज एंड मोटरवेज। हमारे पास एक और यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास है, यहाँ पर प्रोवाइड एन एफिशिएंट, रिलायबल एंड स्पीडी पोस्टल सर्विसेज मैचिंग द प्राइवेट सेक्शन कोरियर सर्विसेज। ये हमारे पास जो टेलीग्राम्स वगैरह हैं उनके थ्रू था हमारे पास। कैरी आउट रिसर्च ऑन रोड इंजीनियरिंग, बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट, ये आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का हमारे पास है यहाँ पर। एंड देन ओपन अप द अनएक्सप्लोर्ड एरिया थ्रू एक्सपेंडिंग नेशनल रोड्स, ये आपके पास मिनिस्ट्रीज के कुछ फंक्शंस के अंदर हमारे पास बात आ रही है यहाँ पर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिवीजन अगर हम देखिए, हमारे पास जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है कि इसकी हमारे पास डिफरेंट जो चीज़ें हैं, ये किस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं आपके पास, तो आप देखेंगे हमारे पास कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ मेन मिनिस्ट्री हेडेड बाय द फेडरल सेक्रेटरी, मतलब कि इनका जो मेन हेड है इट इज़ हेडेड बाय द फेडरल सेक्रेटरी। इट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 विंग्स नेमली नोन एज, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन विंग हेडेड बाय द जॉइंट सेक्रेटरी एंड रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन विंग्स हेडेड बाय द आपके पास जॉइंट सेक्रेटरी टू। There are number of autonomous as well as attached subordinate department under the ministry. The existing staff strength of Ministry of Communication main is 198. आपके पास 2 joint secretaries हैं, वन जो है आपके पास देखते हैं हेडेड बाय द जॉइंट सेक्रेटरी वन, आपके पास एक जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, एंड सेकेंडली वी हैव रोड एंड रोड ट्रांसपोर्टेड, आपको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आपके पास ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन भी आपके पास जो है वो शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी लास्ट स्लाइड में हमने बात की कि हमारे पास जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी आपके पास कम्युनिकेशन के अंदर शामिल है, तो यहाँ पर जो हमने अभी बात की कि आपको कैरी आउट द रिसर्च ऑन रोड इंजीनियरिंग, बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट, तो आपके पास ये कम्युनिकेशन के अंदर जो है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है आपके पास। ठीक है, कम्युनिकेशन के अंदर आपके पास एक आपके पास रोड एंड रोड ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन है, तो देयर मेन फंक्शन इज टू कैरी आउट द रिसर्च ऑन द रोड इंजीनियरिंग। आपके पास रोड की लेवलिंग, रोड की विड्थ, आपके पास रोड के अंदर जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं उनकी जो है वो स्ट्रेंथ लेवल वट एवर, आपके पास रोड टूटे ना फटे ना, व्हाट आर द मेन डिफरेंट थिंग्स जो कि इसको जिसको सपोर्ट कर पाएं, तो ये आपके पास रोड इंजीनियरिंग के जो है वो उनके हमारे पास आता है। सो दे ऑफ कोर्स डू द रिसर्च जो डिफरेंट आपके पास कंट्रीज के अंदर, फॉर एग्जांपल आपके पास जिन इलाकों में बारिशें ज़्यादा होती हैं उसमें किस किस्म का रोड होना चाहिए बनस्बत उन इलाकों में जहाँ बारिशें नहीं होती। ठीक है, आपको ज़्यादा आपके पास वो रोड जहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक गुजरती है वहाँ पे किस तरह का रोड होना चाहिए। ठीक है, तो ये तमाम जो रिसर्च है, इंजीनियरिंग है, ये आपके पास जो है रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो आपके पास डिवीजन है उसके अंडर ये तमाम चीज़ें आती हैं। मॉडर्नाइज पोस्ट एंड प्रोवाइड एग्जाम्पलरी सर्विस टू पब्लिक, ऑफ कोर्स हमारे पास मॉडर्नाइज पोस्ट एंड प्रोवाइड हमारे पास जो है एग्जाम्पलरी सर्विस टू पब्लिक, ऑफ कोर्स जो है न्यू इनोवेशन एग्जाम्पलरी सर्विस जो है वो पब्लिक को प्रोवाइड करना। ओपन अप अनएक्सप्लोर्ड एरिया थ्रू एक्सपेंडिंग नेशनल रोड्स नेटवर्क्स, जो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन डिवीजन है उसका एक और काम ये भी है कि जिन एरियाज में रोड नहीं पहुंची
उन एरियाज को भी एक्सप्लोर करना और उनको भी जो आपका मेन रोड का नेटवर्क है उनसे लिंक्ड करना। ठीक है, आप देखिए आपके पास मोटरवे बनने के पास आपके पास जो ट्रेड है वो आपके पास बहुत ज्यादा जो आपके पास फैली, और साथ साथ इलाकों में आपके पास दोबारा एक नई कंपनी जो नया सेटअप बिजनेस चलना आपके पास स्टार्ट होगा। यहाँ पर भी आपके पास सेम वही चीज है आपके पास। अगर आप उन इलाकों को जो कि डिप्राइव्ड एरियाज हैं, जो कि अंडर डेवलप्ड एरियाज है, अगर आप उनके साथ उनको आप रोड की फैसिलिटी देकर उनको लिंक करते हैं मेन रोड के साथ, तो उनका भी जो है ऑलरेडी एक जो है निज़ाम जो आपके पास जो है वो चल पड़ता है, उनका भी जो है काम जो आपके पास ऑफ कोर्स आपके पास जो है वो चल पड़ता है। हमने अभी बात की डिवीजन की, तो हमारे पास 2 विंग्स हैं। एक हमारे पास जो विंग है दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन एंड सेकंड इज कॉल्ड रोड एंड रोड ट्रांसपोर्ट विंग। ठीक है, और दोनों जो है वो जॉइंट सेक्रेटरी जो है उसको जो है वो करते हैं आपके पास हेड करते हैं, और मिनिस्ट्री को जो है वो फेडरल सेक्रेटरी जो है उसको जो है वो हेड करता है आपके पास। इसके अंदर जो हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अगर हम इन डिपार्टमेंट्स को जरा 1 by 1 देखें आपके पास, तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एक्सरसाइजेज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड नेशनल ट्रांसपोर्ट रिसर्च सेंटर, the second one is called National Highway and Motorway Police, and third is called National Highway Authority, and fourth one is called Construction Machinery Transport Institution। ठीक है, ये हमारे पास 4 डिफरेंट इदारे हैं जिनको जो है वो मिनिस्ट्रीज जो है वो लेकर चलती हैं, उनके साथ हमारे पास जो है चीज़ों को जो आपके पास जो है वो लिंक करती है, और हमारे पास चीज़ें जो आपके पास जो है वो सेटल डाउन होने के बाद चीज़ें आपके पास जो है वो एडजस्ट होती हैं यहाँ पर आपके पास। We already discussed these are the 4 important department। okay, this is under the Ministry of Transportation। हम 1 by 1 इन तमाम डिपार्टमेंट्स की जो है वो इंपॉर्टेंस देखेंगे। इन तमाम डिपार्टमेंट्स की हम देखेंगे कि ये कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो ये तमाम ये डिपार्टमेंट्स जो हैं 1 by 1 इसको हम देखते हैं कि इनके मेन फंक्शंस क्या है, ये किस किस्म की रेगुलेशंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और इन इदारों से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इम्प्रूव करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अपने पास नेशनल ट्रांसपोर्ट रिसर्च सेंटर की। ऑफ कोर्स आपके पास जो कुछ भी है नेशनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा सेटअप है, और आपके पास पाकिस्तान के अंदर इसका बहुत बड़ा एक नाम है। ठीक है, आपके पास मोटरवे, आपके पास नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, डिफरेंट आपके पास बॉडीज हैं जो कि कंट्रोल कर रही हैं, मॉनिटर कर रही हैं आपके पास ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, बल्कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि सेफ्टी के हिसाब से लगाए गए हैं, सेफ्टी के लिए लगाए गए। फॉर एग्जांपल हेलमेट आपके पास है, आपके पास एक आवर स्पीडिंग है, डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो इनको मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं आपके पास। बट व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नेशनल ट्रांसपोर्ट रिसर्च सेंटर, हम इसके साथ बात करते हैं। नेशनल ट्रांसपोर्ट रिसर्च सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड इन जून 1974 इन द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन के अंदर जो है इनिशियली जो है इसको प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन में लगाया गया, और ये 1974 में इसकी जो इनिशियल थी बेस इसकी वहां से हमारे पास है। एज वन ऑफ इट्स टेक्निकल सेक्शन टू प्रोवाइड मच नीडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट फॉर प्लानिंग एंड अप्रेजल ऑफ द ट्रांसपोर्ट सेक्टर प्रोजेक्ट्स / प्लान्स इन अ कोऑर्डिनेटेड एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। इनिशियली जब हमारे पास रिसर्च सेंटर बनाया गया आपके पास नेशनल ट्रांसपोर्ट रिसर्च सेंटर, तो इनका जो मेन पर्पस था कि व्हाट एवर गवर्नमेंट डिसाइड करती है, व्हाट एवर गवर्नमेंट प्लान करती है, गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट बनाती है, ठीक है, गवर्नमेंट एक प्लान करती है ऑन द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये लोग उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी, उस प्रोजेक्ट की जो है वो कॉस्ट एस्टिमेशन और इफेक्टिव कॉस्ट एस्टिमेशन, मतलब हमारे पास के कम से कम पैसों में किस तरह से एक इफेक्टिव रोड सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। ठीक है, इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो सेंटर हमारे पास है, इनका जो मेन पर्पस था, जो फोकस था, वो हमारे पास यही था कि जो प्रोग्राम बनाया गया है, जो प्लान बनाया गया है, इसकी हम किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करें कि हमारे पास वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, बट इसकी सस्टेनेबिलिटी भी हो, और ये लॉन्ग टर्म में भी आपके पास हो। फॉर एग्जांपल जो लोग ट्रांसपोर्टेशन या जो लोग रोड कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के साथ मुंसलिक हैं, दे नो बेटर कि आपके पास रोड के अंदर कितनी तह होती हैं, और हर तह के अंदर कितने % मिकदार किस चीज़ की आपके पास होती है। ठीक है, और कौन से इलाकों में किस तरह की रोड बननी चाहिए। जो वो इलाके जहाँ पे आपके पास रेन ज़्यादा होती है, जिन इलाकों में रेनफॉल आपकी ज़्यादा है, वहाँ पे जो रोड का जो आपके पास मैकेनिज्म है बनने का, ठीक है, जो रोड के अंदर जो आपके पास डिफरेंट लेयर्स हैं वो डिफरेंट होंगे बनस्पत उनके जो आपके पास प्लेन इलाकों में जहाँ पर रेनफॉल आपके पास कम है। ठीक है, इस तरह हमने बात की थी जहाँ से आपके पास हैवी ट्रांसपोर्टेशन गुजरती है, उस हैवी ट्रांसपोर्टेशन का रोड का नेटवर्क बनने का डिफरेंट सेटअप है, और जो दूसरी जगह आपके पास है वो आपके पास बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो ये जो फिजिबिलिटी है ये आपके पास नेशनल ट्रांसपोर्ट रिसर्च सेंटर जो है वो बना के देता है, एंड द फिजिबिलिटी बट
मस्ट बी इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, बट आपके पास क्या है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव मैनर्स में भी वो आपके पास जो है इजीली जो आपके पास क्या करे उसको वो स्टेबलाइज आपके पास करवा पाए। अगर हम मिशन स्टेटमेंट की बात करें तो इसके हम मिशन स्टेटमेंट को हम देखें, इससे पहले मैं थोड़ी सी ऊपर एक और बात ऐड करना चाहूँगा। नेशनल आपके पास जो ट्रांसपोर्ट रिसर्च सेंटर है वाज ट्रांसफर्ड एज टू द कम्युनिकेशंस डिवीजन इन नवंबर 1992। 1974 में ये आपके पास प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिवीजन के अंदर था, लेकिन 1992 के अंदर आपके पास जो है इस सेक्शन को जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। इट इज इफेक्टिवली फंक्शनिंग एज एन R&D विंग ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक है, R&D विंग आपके पास जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में रोड एंड रोड सेफ्टी के हवाले से जो उनका विंग है, जिसको जो आपके पास जॉइंट सेक्रेटरी है इसको वो है, इसको हेड करता है आपके पास उस डिवीजन के अंदर जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जो है ये आपके पास डिवीजन काम कर रहा है। जो मिशन स्टेटमेंट है आपके पास नेशनल रिसर्च रिस्पॉन्स सेंटर के, उसको अगर हम देखें तो टू अचीव द सेल्फ सफिशिएंसी इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, रोड इंजीनियरिंग एंड रोड सेफ्टी थ्रू इंडिजिनस रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज़ गुड कि हम जो है वो फॉरेन प्रैक्टिसेस को भी अडॉप्ट करें, जो फॉरेन के अंदर बेस्ट सक्सेस स्टोरीज हैं, ठीक है, वो हम यूज़ करें। जो उनके पास हमारे पास डिफरेंट मशीनरीज हैं, हम उन मशीनरीज को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएं, जो डिफरेंट रोड सिस्टम्स हम उनको इंट्रोड्यूस करवाएं। लेकिन हमें इसके साथ साथ फोकस ये रखना है कि जो हमारे पास इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज हैं, जो हमारे पास इंडिजिनस रॉ मटेरियल है, हम उसको किस तरह से यूज़ करें, हम अपनी लोकल इंडिजिनस इंडस्ट्री को जो है प्रमोट करें, उनकी फैसिलिटीज़ और उनकी जो मतलब एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज करते हुए हम किस तरह से सेल्फ एफिशिएंसी जो है वो ला सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के अंदर और ट्रांसपोर्टेशन इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। इसके साथ साथ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को ही यूज़ करते हुए जो रोड सेफ्टी है उसको भी हमने इंश्योर करना है कि हमारे पास जो रोड है उसके आपके पास सेफ्टी होना भी आपके पास जो है वो आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे पास फंक्शंस हैं, हम उन फंक्शंस को अगर देखें कि हमारे पास जो नेशनल ट्रांसपोर्ट रिसर्च सेंटर हमारे पास है, इसके बहुत से हमारे पास फंक्शंस हैं। हम इन फंक्शंस को अगर हम उनको वन बाय वन देखें तो इसका जो पहला फंक्शन हमारे पास है वो हमारे पास है टू अंडरटेक रिसर्च स्टडीज इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग सो दैट द ट्रांसपोर्ट projects and plans are based on planning assumption determined specifically for the Pakistani condition। अब यहाँ पर जो ऑफकोर्स जो भी आपके पास रोड सेफ्टी है, रोड रिसर्च है, रोड मेंटेनेंस है, जितनी भी आपके पास डिफरेंट किस्म की रिसर्च होगी वो बेटर है कि आपके पास पाकिस्तानी सिनेरियो और पाकिस्तानी कंडीशन के मुताबिक हो। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चीज़ डिस्कस की कि आपके पास जब जिन इलाकों के अंदर रेनफॉल जो है वो ज़्यादा है, उन रेनफॉल वाले इलाकों में आपको जो है वो डिफरेंट मैकेनिज्म अडॉप्ट करना पड़ेगा रोड बनाने के लिए। लेकिन आपके वो इलाके जहाँ पर आपके पास धूप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर आपके पास मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अगर आपके पास ऐसे इलाके हैं, ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ के आपके पास जो है वो हैवी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आई मीन आपके पास हैवी मशीनरी गुजरती है, आपके पास लोडेड ट्रक्स जो हैं, लोडेड आपके पास जो चीज़ें हैं वो आपके पास गुजरती हैं, तो वहाँ पर आपको रोड का स्ट्रक्चर, जो उनकी फिजिबिलिटी है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो आपको थोड़ी सी डिफरेंट बनानी पड़ेगी। वो आपके लिए फिजिबल नहीं होगी कि आप उसको जो है वो यहाँ पर इस तरह से कर पाएँ। तो ये चीज़ें जो है आपको डिफ्रेंशिएट करनी पड़ेंगी, तब जाकर आप कहीं कर पाएंगे। वी आर वेरी मच इन द राइट डायरेक्शन कि हम जो है वो एक टेक्नोलॉजीज जो है वो बाहर से ज़रूर अडॉप्ट करके लाएं, ताकि आपके पास जो फैसिलिटेशन है रोड, जो आपके पास कंस्ट्रक्शन में, रोड सेफ्टी में, वो एक अच्छी चीज़ है कि आप वो मशीनरी इंट्रोड्यूस करवाएं, नए सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करवाएं। बट जो आपके पास रॉ मटेरियल है, जो आपके पास एक्सपर्टीज़ है, जो आपके पास लेबर है, वो इंडिजिनस ही यूज़ होना चाहिए। आपके लिए आपने उन तमाम सिनेरियोज़ को अपने माइंड में रखना है कि पाकिस्तानी सिनेरियोज़ के अंदर कौन कौन सी जो रोड है वो फिजिबल है। वट हम जो है वो बाहर से मैप्स लाएँ, बाहर से हम जो है कंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर मैकेनिज्म लेके आएँ, लेकिन हर इलाके की अपनी एक खूबी होती है और हर इलाके का अपना एक तरीकाकार होता है और उस तरीकाकार के मुताबिक ही जो है उन चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। पाकिस्तानी इन्वायरमेंट दूसरे इन्वायरमेंट से डिफरेंट है। वी हैव 4 डिफरेंट प्रोविंसेस, आपके पास वेदर भी डिफरेंट आपको डिफरेंट जगहों पर आपको मिलेंगे, ठीक है। एक एंड पे आपके पास एक्सट्रीम सर्दी है, एक एक्सपर्ट आपके पास जो है बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर, लाइक कराची में आपके पास टेम्परेचर हर वक्त एक जैसा रहता है, ठीक है। आप अगर उससे ऊपर चले स्कर्दू, गिलगित, ठीक है, नारान, दीज आर द थिंग जहाँ पर आपके पास बिल्कुल ही डिफरेंट है सिनेरियोज। पंजाब में आप आए, आपके पास टेम्परेचर डिफरेंट आपको मिलेगा। तो आपने हर इलाके की सिचुएशन, हर इलाके की स्पेसिफिकेशन, हर इलाके के टेम्परेचर, उनका जो कंडीशन है एटमॉस्फेरिक, उसको माइंड में रखते हुए, ठीक है। ह्यूमिडिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रोड कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर
ठीक है, उसको देखना है आपके पास। देन हमें इस चीज़ को भी इंश्योर करना है कि हमारे पास जिन इलाकों में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है, जहाँ पर आपके पास हैवी ट्रैफिक है, उस हैवी ट्रैफिक के अंदर जो रोड सेफ्टी मैकेनिज्म है वो आपके पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ इलाकों में चले, दही इलाकों में वहाँ पे शायद लोग हेलमेट यूज़ नहीं करते, लेकिन वो इलाके जहाँ पे आपके पास हैवी ट्रांसपोर्ट यूज़ होती है और आपके पास ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव होती है वहाँ पर, ठीक है, उस जगह पर आपके पास जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो अपने पास जो सेफ्टी मेजर्स हैं उन्हें इंश्योर करें। आप अगर रिकॉर्ड्स उठा के देखें, इसी जो है आपके पास नेशनल ट्रांसपोर्ट रिसर्च सेंटर के अंदर आपके पास डिफरेंट बुकलेट्स पब्लिश होते हैं, इनके पास डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं कि कितनी आपके पास डेथ्स हुई, ठीक है, वो लोग जो कि हेलमेट नहीं यूज़ करते, जो ओवर स्पीडिंग की वजह से कितनी डेथ्स आपके पास होती हैं, ठीक है। अगर आप उन रिकॉर्ड्स को देखें तो आप खुद ब खुद ही कहें यार कि दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि रोड के ऊपर जब भी आप गाड़ी लेकर या बाइक लेकर निकलें तो इंश्योर करें कि आप जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो आप फुल फ्लैज जो है उनको आप जो है वो पूरा करें। तो दिस इज़ वन ऑफ द रिक्वायरमेंट जो हमें जो है वो करनी चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके पास है, आपके पास नेशनल रिसर्च ट्रांसपोर्टेशन सेंटर का, टू प्रोवाइड कंट्री वाइड ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन स्पेशली इन द हाईली फ्रेगमेंटेड सब सेक्टर्स ऑफ द रोड एंड रोड सिस्टम्स। आपके पास रोड ट्रांसपोर्ट्स है, हमारे पास जो मेन सिटीज़ हैं वहाँ पर तो हम नो डाउट प्लानिंग करके हम रोड बनाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आपके पास करती है, बट कुछ हमारे पास फॉर अवे एरियाज़ हैं, ठीक है, रूरल एरियाज जो आपके पास हैं, जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ आपके पास हैं, वहाँ पर आपके पास रोड सिस्टम आपके पास नहीं है। अगर आपके पास एक रोड का नेटवर्क बनता है तो आपके पास कनेक्टिविटी बढ़ती है, बिजनेसेस आपके पास नए स्टार्ट होते हैं, आपके पास जो ट्रेड है उसकी जो आपके पास इन आउट ज़्यादा आपके पास शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके पास एक कनेक्टिव चैनल आपके पास बन जाता है। लेकिन वो इलाके जिनकी एक्सेस ही नहीं है मेन रोड तक, जो एक्सेस ही नहीं कर सकते और जो कनेक्टेड नहीं है आपके पास मेन स्ट्रीम लाइन के साथ, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि वो चीज़ों को क्या करें, आपके पास मैनेज करें। तो उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए ज़रूरी है आपके पास कि आप इन चीज़ों को क्या करें कि इंश्योर करें कि आपके पास जो रूरल एरियाज़ हैं, जो फार अवे एरियाज़ हैं, वो भी थ्रू रोड एटलीस्ट कनेक्टेड आपके पास हो, ताकि जो तरक्की की दौड़ में आगे इस तरफ दुनिया, वो लोग भी जो है टोटली आके और इस तरफ जो है वो पार्टिसिपेट करें और आपके पास जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकें। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन जो आपके पास नेशनल ट्रांसपोर्ट रिसर्च सेंटर आपके पास कर रहा है, टू इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट द पायलट डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट टू एस्टेब्लिश द वायबिलिटी ऑफ द रिसर्च एफर्ट्स, ठीक है। डिफरेंट किस्म की जो है वो रिसर्च जो है वो इनके हमारे पास की जाती है रिसर्च सेंटर के अंदर। आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी मेजर्स, ठीक है, किस किस्म के सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए और किस किस्म की सिचुएशन में किस किस्म के जो है वो सेफ्टी मेजर्स जो है वो कारआमद हो सकते हैं, ठीक है। इन चीज़ों के ऊपर आपके पास रिसर्च की जाती है और फिर इसकी फिजिबिलिटी बनाई जाती है कि वेदर इन दीज सिनेरियोज दीज आर द वायबल सोल्यूशन फॉर टू ओवरकम द समथिंग, जो भी आपके पास सर्कमस्टांसेस हैं उनको ओवरकम किया जा सकता है या ओवरकम नहीं किया जा सकता। तो ये आपके पास रोड सेफ्टी मेजर्स आपको उस जगह पर जो है वो सपोर्ट करते हैं। चौथी जो इंपॉर्टेंट फंक्शन आपके पास इस डिपार्टमेंट का आपके पास है, दैट इज टू अरेंज ट्रेनिंग कोर्सेज सेमिनार्स इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लानिंग इंजीनियरिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके पास एक होना चाहिए कंट्री के अंदर, वो आपके पास है ट्रांसपोर्टेशन जो मैकेनिज्म है उसके ऊपर अवेयरनेस का। सेफ्टी, रोड सेफ्टी आप इम्पोज करेंगे, आप फाइन लगाएंगे, आप डिफरेंट किस्म के लॉज बनाएंगे, आप उसको इम्प्लीमेंट करवा लेंगे, लेकिन वो सक्सेसफुल तब ही होगा जब आप उसके बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि वाई द गवर्नमेंट इज इंटरेस्टिंग इस ऑन दिस थिंग, कि हम क्यों, गवर्नमेंट क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही है इस स्पेसिफिक जो है वो टास्क के अंदर। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपके पास चीज़ें जो है वो स्ट्रीमलाइन आपके पास जो है वो नहीं होंगी, ठीक है। अब इस जगह पर ये चीज़ ज़रूरी है कि आप अवेयरनेस का मैकेनिज्म जो है वो अडॉप्ट करें, ठीक है। जब आप अवेयरनेस का मैकेनिज्म जो है वो अडॉप्ट करेंगे तो आप देखेंगे खुद ब खुद कि आपके पास चीज़ें जो है वो एडजस्ट होगी और चीज़ें आपके पास जो है वो स्ट्रीमलाइन होगी। आप जब अवेयरनेस क्रिएट करेंगे आवाम के अंदर कि हम हेलमेट क्यों पहनाना चाहते हैं आपको, हम ओवर स्पीडिंग से क्यों रोक रहे हैं, ठीक है। जब फैक्ट्स एंड फिगर प्रेजेंट किए जाएंगे कि लास्ट ईयर हेलमेट ना पहनने की वजह से इतनी डेथ्स हुई, ओवर स्पीडिंग की वजह से इतनी आपके पास डेथ हुई, ठीक है। जब आपको तमाम फैक्ट्स एंड फिगर आपके पास क्लियर होंगे तो अगला बंदा कहेगा कि वाकई ये चीज़ जो है मेरे जो है वो भले की बात है, ठीक है। अगर ये मुझे रोड सेफ्टी के लिए फोकस कर रहे हैं तो वाई कि मेरे लिए ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके पास, ठीक है। तो उन तमाम चीज़ों को जो है वो एक ओवरऑल चीज़ों को जो है लेकर चलना और ओवरऑल अवेयरनेस क्रिएट करना, ठीक है, अमंग द
आपके पास जो भी ट्रांसपोर्टर हैं जो यूज़ कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट को, उनके अंदर ये भी आपके पास जो है यहाँ पर अब ये अवेयरनेस किस तरह से क्रिएट आपके पास की जा रही है। फॉर एग्जांपल ये इदारे आपके पास जो है क्या करते हैं कि आपके पास डिफरेंट किस्म के सेमिनार्स कॉल करते हैं, ठीक है। उन सेमिनार्स के अंदर जो है आवाम को बुलाया जाता है, आपके पास डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो शेयर की जाती हैं कि हमारे पास किस तरह चीज़ें काम करेंगे। सिमिलरली आप थोड़ा इसको देखें तो आपके पास ये जो कॉलेज, ये जो इदारे हैं, ये आपके पास स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट जगह पर जाकर आपके पास क्या करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, ठीक है, कि रोड सेफ्टी आपके पास क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से रोड्स हैं आपके पास, ये है वॉट एवर आपके पास डिफरेंट जो भी जिस तरह से ये लोग कर सकते हैं उस लिहाज से ये अपने आप को कंट्रीब्यूट करते हैं। और मेन मकसद आपके पास ये होता है कि यूथ को टारगेट करना, ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा आपके पास एक्सीडेंट रेशियो है, ठीक है, हेलमेट ना पहनने की वजह से, ओवर स्पीड की वजह से, वो आपके मोस्टली कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स आपके पास होते हैं, वहाँ पर ये रेशियो ज़्यादा है, तो उनके अंदर अवेयरनेस की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। दैट्स वाई स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे सेमिनार अरेंज करके एक अवेयरनेस की जाती है आपके पास बच्चों के अंदर कि ये चीज़ क्यों ज़रूरी है, ठीक है, रोड पे हेलमेट पहनना क्यों ज़रूरी है, ओवर स्पीडिंग क्यों नुकसानदेह है, तमाम चीज़ों के बारे में उनको जो है फैक्ट्स एंड फिगर बताए जाते हैं ताकि उनको मोटिवेट किया जाए कि वो जो फेयर प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट करें। हमारे पास यहाँ पर जो हमने नेशनल ट्रांसपोर्ट रिसर्च सेंटर की बात की, यहाँ पे हमारे पास हाईवे एंड मोटरवे पुलिस भी हमारे पास है, ठीक है। इनिशियली हमारे पास जो था सिर्फ एक हाईवे था, ठीक है, जीटी रोड के नाम से जो हमारे पास अभी जानी जाती है, ठीक है, बट उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास जो है वो मोटरवे जो है वो आपके पास आई और मोटरवे ने जो है ऑफ कोर्स पाकिस्तान के डिफरेंट हिस्सों को कनेक्ट किया और आपके पास जो है वो एक बिल्कुल अनइंटरप्टेड जो है आपके पास जो है वो ट्रैफिक है, आपके पास अनइंटरप्टेड जो है वहाँ पर आपके पास ट्रैफिक जो है वो फैसिलिटेट आपको जो है वो करती है। अगर हम नेशनल हाईवे और मोटरवे को हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक एट देयर विजन, कि इनका विजन क्या है, ये किस किस्म के रूल रेगुलेशंस जो है इम्प्लीमेंट करते हैं और किस फंक्शनिंग इनकी हमारे पास क्या है, टू इंश्योर अ सेफ एंड सिक्योर ड्राइविंग एनवायरनमेंट ऑन द हाईवे एंड मोटरवे। अभी आपके पास हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की जो है इन्फेक्टर है कि टू इंश्योर अ सेफ एंड सिक्योर ड्राइविंग एनवायरनमेंट, ऑफ कोर्स मीन ड्राइविंग फैसिलिटी इज अवेलेबल, इनेबलिंग एनवायरनमेंट भी है, बट द इशू इज सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द हमारे पास जो भी ट्रांसपोर्टर हैं उनको जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड की जाती है बोथ ऑन जीटी रोड एज वेल एज ऑन हाईवे आपके पास मोटरवे। If you look at the mission statement of National Highway and Motorway Police Service above self to ensure safety and security of road user, ठीक है, पहला इनका मोटो ये है to ensure the safety and security of the road users. Second, and provide prompt assistance to road user in distress. For example, if there is some distress happen, तो आपके पास रोड यूजर को जो है वो प्रॉम्प्ट असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है, आपके पास प्रॉम्प्ट असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, इन केस ऑफ इमरजेंसी। फॉर एग्जांपल आपके पास आप अगर मोटरवे की एग्जांपल लें, आपके पास आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो टेक्निकल असिस्टेंस के लिए उनका जो है वो स्टाफ अवेलेबल होता है, ठीक है, वो आपको टेक्निकल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देयर आर डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लेसेस आपके पास डिफरेंट फ़ोन बूथ्स लगाए गए हैं, ठीक है, आप उन फ़ोन बूथ जो कि चार्ज करते हैं आपके पास एक सोलर सिस्टम से, और उन फोन बूथ के थ्रू आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपके पास मिसहैप हुआ है, आप उसको जो है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं और उसी वक्त जो है वो आपको रिस्पांस जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इन दिस endeavor it is indeed our commitment to extend due respect to all road user, be fair and uphold ethical practices all the time. आपके पास अब ट्रेडिशनल पुलिस और आपके पास मोटरवे पुलिस, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। दे आर मोर फोकसिंग दैट दे हैव टू एक्सटेंड ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑल रोड यूजर। First of all, due respect is important, and then second is the be fair, no corruption, and we uphold ethical practices all the time. और ethics को अपने दामन से नहीं छोड़ना, all the time they have to focus and they always keep ethics in mind whenever they interact with the road user. इस इदारे के जो आपके पास objectives हैं, first main objective is to ensure the safety and security to the road user. Second, to provide prompt and appropriate assistance to the road user in case of any distress, to manage traffic on motorway and national highway, to protect accidents, to brief and educate the road user on the motorway on highway, ठीक है। Another important thing that they are
creating the awareness among the road user that what is highway, what is a motorway, what are their main objectives, what are their functions, ठीक है, what are the main themes they are working on, and how these themes can help to the road users. First, to brief and educate the user on motorway and highway, and a commitment to give due respect to all road users and be fair and firm. ठीक है, commitment to give due respect to all road user. ठीक है, respect is the first thing. ethics को अपने माइंड में रखता हुआ कस्टमर को जो है वो फैसिलिटेट करना। इसके साथ साथ अगर थोड़ा देखें तो आपके पास ये जो इदारे हैं डिफरेंट, ये आपके पास डिफरेंट किस्म की कैंपेन्स में भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आपके पास अगर आप देखते हैं कि हमारे पास एक इदारा है और उस इदारे की जो इंटरेक्शन है वो रोड यूजर्स के साथ बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आप अगर हाईवे की एग्जांपल लें, आप मोटरवे की एग्जांपल लें, ऑफ कोर्स मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी है जो कि ऑलमोस्ट रोड ज़रूर यूज़ करती है आपके पास। ठीक है, अब जो गांव हैं, देहात हैं, वहाँ पे एक मोटरवे पुलिस या वॉट एवर नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो आपके पास मेन दो रोड्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो मोटरवे है एंड सेकंड जो आपके पास नेशनल हाईवे है, दोनों के ऊपर आपके पास जो मूवमेंट है जो लोगों की, वो ऑफ कोर्स आपके पास 50 to 60% ऑफ द पॉपुलेशन एटलीस्ट आपके पास है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है कि आपके पास जो डिफरेंट किस्म के आपके पास एपिडेमिक्स आपके पास हैं, या आपके पास कोई अवेयरनेस प्रोग्राम है, या कोई कैंपेन्स आपके पास हैं, उस जगह पर ये जो आपके पास इदारे हैं ये बहुत ज़्यादा आपके पास जो है कंट्रीब्यूट करते हैं और फैसिलिटेट करते हैं आपके पास आपकी गवर्नमेंट को। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो मेन कैंपेन्स जिसमें आपके पास नेशनल हाईवे जो है वो इन्वॉल्व है, दैट कैंपेन इज़ फॉर एग्जाम्पल campaign against overcharging and overloading. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कुछ मतलब कि कहीं जगह पर आपके पास फेयरनेस नहीं है और प्रॉब्लम आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ओवर चार्जिंग के आपके पास केसेस डिफरेंट जगह पर आए हैं, एंड ओवरलोडिंग, यहाँ मतलब ओवरलोडिंग का जो है वो उन्होंने किस तरह से एक लॉ कर दिए, ओवरलोडिंग ट्रक ड्राइवर्स कर रहे हैं, ठीक है, और अपने रूल्स हैं मोटरवे के या जीटी रोड के उनको वायलेट कर रहे हैं, तो इस केस में आपके पास जो है वो कैंपेन्स चलाई गई हैं ताकि इन चीज़ों को आपके पास ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग दोनों को जो आपके पास कंट्रोल किया जाए। सेकेंडली आपके पास जो मेन इंपॉर्टेंट आपके पास थीम है, दैट थीम इज फॉर एग्जांपल हमारे पास हेलमेट अवेयरनेस, कि हेलमेट क्यों ज़रूरी है, हेलमेट किस तरह की आपके पास हेड इंजरी से आपको जो है वो सेव करेगा, ये तमाम चीज़ें भी आपके पास है कि इसका पार्ट है। ठीक है, आपके पास डेथ का कोई टाइम आपके पास नहीं है, दिस इज़ वेरी मच श्योर, बट आपने जो फॉर एग्जांपल स्टेप्स लेने हैं, जो आपने मेजर्स लेने हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, हम कहें जी ऐसे नहीं है, चलो ठीक है, वी एग्रीड, बट व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों के बारे में आप क्या कहेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर चीज़ें आपके पास थोड़ी सी जो है वो डिफरेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो हेलमेट का यूज़ करना, रोड सिक्योरिटी, रोड सेफ्टी के बारे में बताना, दैट इज़ पार्ट ऑफ दिस थिंग। आपके पास पोलियो रेडिकेशन कैंपेन, आपके पास पोलियो को ख़त्म करने के लिए जब कैंपेन चलाई जाती है तो ऑफ कोर्स जो भी आपके पास गाड़ियाँ मोटरवे बूथ से गुजरती हैं आपके पास, तो वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको जो है ऑफकोर्स आपके पास पोलियो जो है आपके पास ड्रॉप्स जो है उनको जो है वो आपके पास पिलाए जाते हैं। अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा फॉर एग्जांपल शायद किसी वजह से आपके पास लेडी हेल्थ वर्कर या जो भी आपके पास वर्कर्स हैं वो आपके घर तक नहीं पहुँच सके या आपके बच्चों को नहीं पिला सके, लेकिन मतलब कि बीइंग आपके पास एक आपके पास गवर्नमेंट के इदारा होते हुए जो आपके पास NHA आपके पास है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मोटरवे आपके पास पुलिस है, ये आपके पास इस तरह की कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योर करवाया जाए कि आपके पास चीज़ें जो हैं वो स्मूथ और स्ट्रीमलाइन हो। यहाँ पर जब इन इदारों का रोल आता है आपके पास, तो इसमें एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ये इदारे आपके पास गवर्नमेंट के इदारे हैं और ऑफिशियल इदारे हैं, पीपल ट्रस्ट देम। ठीक है, मे बी जो हेल्थ वर्कर है उस पर लोग ट्रस्ट ना करते हो, फर्स्ट टाइम उस इलाके में आए लोग उस पर ट्रस्ट ना करते हो, फीमेल्स जो हमारे यहाँ एक रिजर्व कल्चर है शायद वो सामने ना आपस आई हूँ, लेकिन जब इस तरह के मौके से आपके पास गाड़ी गुजरेगी और ऑलरेडी आप उस बच्चे को ड्रॉप बुलाएंगे तो दैट इज़ मोर वर्थ। ठीक है, और ऑथेंटिसिटी भी होगी कि सरकारी लोग पे ला रहे हैं तो इस दुआ में कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपके पास स्ट्रीमलाइंड है। पोलियो वैक्सीनेशन, हमारा पोलियो रेडिकेशन हमारे पास एक है, हमारे पास है पब्लिक फ्रेंडली पुलिस कैंपेन आपके पास, मतलब इनके टू इंटरेक्ट विद द पीपल टू मीन हमारे पास जो एक
क्लियर पिक्चर देना है अवाम को और अवाम के साथ इंटरेक्शन और एक फ्रेंडशिप का जो इन्वायरमेंट है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस तरह की कंपेन्स जो हैं ये आपके पास हाईवे मोटर पुलिस वाले जो आपके पास इंगेज रहते हैं, ठीक है। बट इनका इशू सबसे बड़ा अच्छा ये है कि इनका जो मेन टारगेट है, एक तो ये है कि वो अवेयरनेस क्रिएट करना है कि मोटरवे पुलिस जो है वो किस तरह से काम कर रही है और किस तरह से वो सपोर्ट कर रही है लोगों को, ना कि हम उसको डिसएडवांटेजेस बताएं, ना कि हम उसको लोकेशन ना बताएं, वॉट एवर डिफरेंट चीज़ें, इस तरह चीज़ें हमें नहीं चाहिए, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव टू इंश्योर दैट वट एवर वी आर डूइंग इट इज़ as per rule, as per regulation of the National Highway Authority as well as per rule of the motorway system, ठीक है। हमारे पास हम अगर समरी को देखें तो हमने आज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की बात की। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में हमने दो चीज़ें देखी, एक तो आपके पास विंग था जो कि टेलीकॉम का था, ये आपके पास फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन का था। सेकंड जो विंग था हमारे पास वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट डिवीजन, ठीक है। हमने देखे हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के फंक्शन आपके पास क्या है, हिस्ट्री हमने देखी, हमने उसके जो मिशन थे वो हमने देखे। फिर हमने बात की नेशनल कमीशन, नेशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिसर्च सेंटर, हमने उसको देखा, नेशनल हाईवे और मोटर पुलिस, हमने इन चीज़ों को वन बाय वन हमने देखा और हमने इसके ऊपर डिटेल जो हमने वो डिस्कशन की, ठीक है। इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे नेशनल हाईवे अथॉरिटी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाला क्या चीज़ है, किस तरह से ये काम करती है, एंड हाईवे कमीशन हाईवे अथॉरिटी और कमीशन हाईवे अथॉरिटी आपके पास कमीशन कंस्ट्रक्शन मशीनरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ये हमारे पास दो इदारे रह गए। इंशाल्लाह हम इनको नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे लेक्चर। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।